इस क्वेश्चन का आंसर आपकी नोटबुक में लिखना है जो मैंने बताया, फिर मेरे आंसर से इसको मैच करना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर सही आंसर यह देखो, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहा है, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर सही आंसर होगा, वो होगा ब्रोंकाइटिस। देखो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से हमारे ट्रैकियाज होते हैं, है ना, यहाँ पर ट्रैकिया है, इसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से अपने लंग्स होते हैं। जब लंग्स होते हैं, लंग्स के यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर ट्रैकिया है, क्या है ये ट्रैकिया है, और इसके बाद में ये नीचे अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है तो इसे कहते हैं, यहाँ पर होती है ब्रोंक्यूल। क्या होती है, ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल होती है, जब ब्रोंक्यूल होती है तो ब्रोंक्यूल, अगर ब्रोंक्यूल के अंदर जब संक्रमण होता है तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे ब्रोंकाइटिस। देखो मेरी बात सुनो, राइनाइटिस तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, ये भी फेरेंजाइटिस भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। मेनिंजाइटिस की बात करें तो ये तो ब्रेन इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस के अंदर हमें क्या करना चाहिए। देखो यदि मेनिंजाइटिस है बच्चे को तो इसको हम आइसोलेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें बच्चे को आइसोलेटेड करके रखना चाहिए। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते अपन, बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि टुडे है, भाई टुडे क्या है, वैक्सीन, मेडिसिन, कॉन्ट्रासेप्टिव आर ए काइंड ऑफ एंटीबॉडी। भाई टुडे क्या है, आपको यहाँ पर बताना है, इसका सही आंसर क्या है, आपकी अपनी नोटबुक में लिखना है टुडे क्या है। टुडे का मतलब यहाँ पर आज का दिन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ये क्या है, एक तरह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो टुडे होता है ये एक तरह से स्पर्मिसाइड है, किसकी तरह काम करता है, स्पर्मिसाइड की तरह काम करता है, यानी कि जो स्पर्म होते हैं उनको ये किल करता है, क्या कर देता है, उनको ये किल कर देता है। इसीलिए टुडे जो है एक तरह से ये क्या है, यह है एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। बात करें यहाँ पर दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी कई बार कंप्यूटर एग्जाम के अंदर पूछा गया। एस्कॉर्बिक अम्ल है, भाई एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, फ्लूइड। तो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल की बात कर रहे हैं अपन, तो एस्कॉर्बिक अम्ल ये है विटामिन। आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बता रखा आप लोगों को कि विटामिन जो होता है, विटामिन सी का नाम, अगर बात करें विटामिन सी का नाम, तो केमिकल नाम जो विटामिन सी का नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये होता है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये विटामिन सी होता है, जो आंवला होता है, आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है, तो आंवला के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो वुंड हीलिंग के अंदर भी काम करता है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरिसिस इज, फाइलेरिसिस के इलाज के लिए पसंदीदा दवा है। भाई फाइलेरिसिस इलाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दवा कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन, एम्फेटामाइन, डैप्सोन, डाइइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है, क्या होगा यहाँ पर, इसका सही आंसर है वो है डाइइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, ठीक है। अच्छा टेट्रासाइक्लिन क्या है, ये एक तरह से एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक। इसकी एक खास बात ये है कि जो टेट्रासाइक्लिन होता है, यदि टेट्रासाइक्लिन यदि एक्सपायर हो गया तो ये पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डेप्सोन, इसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई डेप्सोन दवा जो है वो किसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये लेप्रेसी के अंदर, जो लेप्रेसी होता है, लेप्रेसी के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन, डेप्सोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फेटामाइन जो है ये एक स्टिमुलेंट है, मूड को स्टिमुलेट करने वाले काम में आती है। और यहाँ पर सही आंसर होगा वो अपना होगा, क्या होगा, फाइलेरिसिस। देखो फाइलेरिसिस को हम हाथी पाँव रोग के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं अपन, हाथी पाँव रोग, हाथी पाँव रोग, क्योंकि इसके अंदर जो हाथ होते हैं ना, हाथ पाँव, वो कैसे हो जाते हैं, हाथी जैसे हो जाते हैं, है ना, इसलिए हाथी पाँव रोग के नाम से भी इसे जानते हैं, किसको, फाइलेरिया को, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पेप्टिक अल्सर। देख लो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा नैदानिक परीक्षण है। भाई सबसे अच्छा पूछ रहा है यहाँ पर, बेस्ट पूछ रहा है यहाँ पर, बेरियम स्टडी, ये अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे स्टडी, एंडोस्कोपी। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन, सारे आंसर लगभग सही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर भाई बेस्ट पूछा है। जब बेस्ट पूछते हैं तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बेस्ट क्या चीज़ होती है। तो बेस्ट यहाँ पर रहेगी सबसे पहले एंडोस्कोपी। देखो वैसे तो अपन ये भी करते हैं, अपन ये भी कर सकते हैं अपन, लेकिन ये भी अपन कर सकते हैं एक्सरे स्टडी, ठीक है।
लेकिन सबसे बेस्ट रहेगी वो होगी एंडोस्कोपी। भाई एंडोस्कोपी में क्या करते हैं अपन, एक लेंस लेते हैं और सीधा जो पेप्टिक अल्सर कहाँ पर होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है पाइलोरिक एंट्रम के यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है, पाइलोरिक एंट्रम में। जब पाइलोरिक एंट्रम के यहाँ पर होता है तो हम इसमें एक जो है कैमरा लगाकर इसको देख लेते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन एंडोस्कोपी। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एंडोस्कोप को, जो एंडोस्कोप होता है, एंडोस्कोप को आप क्लीन कैसे करोगे, ये पूछा जाता है। एंडोस्कोप को आप क्लीन कैसे करोगे, तो इसको अपन जो करते हैं 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड से क्लीन करते हैं। किससे, ग्लूट्रेल्डिहाइड, है ना, इससे क्लीन करते हैं। ये ध्यान रखना, मेरी बात सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एनएम के विद्यार्थी और सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई इस ये बेरियम होता है ना, बेरियम से भी अपन चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर एंडोस्कोपी रहेगा इसका आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ये पूछा जाता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ये पूछा गया है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट ये किसके लिए करते हैं अपन, भाई ये नॉर्थ सेट के अंदर ही पूछा गया है। तो यूरिया जो ब्रीथ टेस्ट होता है ये अपन ये पेप्टिक अल्सर के लिए ही करते हैं अपन। ठीक है, पेप्टिक अल्सर के लिए। और पेप्टिक अल्सर की खास बात ये कि जैसे आपने जो है पेप्टिक अल्सर की खास बात ये है कि ये किसकी वजह से होता है, एच पाइलोराई, एच पाइलोराई इस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए पेप्टिक अल्सर होता है। देख लेते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख लेते अपन। यहाँ पर बात करते हैं अपन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा एडवर्ड सिंड्रोम रिलेटेड विद, एडवर्ड सिंड्रोम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में पूछा है। तो ये तो देखो सीधा सा है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये 18 नंबर के गुणसूत्र की वजह से ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है, तो यहाँ पर सही है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 21 जो गुणसूत्र होता है इसका जो है इसका डुप्लीकेशन होने की वजह से क्या हो सकता है ना, टायरोसोमी जिसे कहते हैं ना, टायरोसोमी इसे कहते हैं टायरोसोमी। 21 टायरोसोमी का क्या है भाई, यदि 21 टायरोसोमी की अगर बात करें अपन तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है इसमें, डाउन सिंड्रोम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि भाई जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, अल्फा फीटोप्रोटीन, जो अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, प्रोटीन, इसका लेवल कम हो जाता है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो उसमें होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो है कम हो जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल डिसइंफेक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा रासायनिक कीटनाशक का उदाहरण है। भाई यहाँ पर केमिकल के बारे में पूछा है, बर्निंग, बॉइलिंग, ब्लीचिंग पाउडर, ऑटोक्लेव। तो यहाँ पर देखो दो प्रकार के मेथड होते हैं, आपने देखा ही होगा। एक तो होता है फिजिकल मेथड, मतलब जो है हम बात करें यहाँ पे किसकी बात करें, मतलब जो है डिसइंफेक्टेंट की। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। डिसइंफेक्टेंट की बात करें अपन तो यहाँ पर है जो डिसइंफेक्टेंट के अंदर एक तो फिजिकल होता है, फिजिकल है ना, फिजिकल, और एक होता है केमिकल। भाई यहाँ पर ये जलन, ये बॉइलिंग करना, उबालना, ये सब क्या है, फिजिकल है। ऑटोक्लेव भी फिजिकल है। इसमें मोस्ट हीट का यूज किया जाता है, मोस्ट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हीट का इसमें यूज किया जाता है। और यहाँ पर ब्लीचिंग की बात करें तो यह है केमिकल। ठीक है, इसके अंदर केमिकल का यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ ऑटोक्लेव के कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, मैं आपको बताता हूँ और इनके बारे में और मैं आपको बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन इसका भी पूछा गया है, जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग के दौरान बॉइलिंग से हम जो है वाटर प्यूरिफिकेशन को भी हम कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन को लिए हम कर सकते हैं। वाटर के अंदर जो है अगर बात करें बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग से हम जो है वाटर की हार्डनेस को भी हटा सकते हैं। कौन सी टेम्पोररी, जो टेम्पोररी हार्डनेस होती है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं, किससे, बॉइलिंग से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटोक्लेव का ये पूछा जाता है कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर होता है, 121 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर रखते हैं और 15 IB प्रेशर इसके अंदर रखते हैं अपन, जनरेट करके रखते हैं अपन। एक तरह से प्रेशर कुकर है कौन, ऑटोक्लेव। तो अपना यहाँ पर सही आंसर रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एक केमिकल है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पूछा है फ्लूइड चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक इन बर्न पेशेंट। देखो यहाँ पर कंडीशन भी दिया गया है, एक बर्न पेशेंट है, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है,
तो हम उसको कौन सा फ्लूइड देंगे। जले हुए रोगी को हाइपरवोल्यूमिक शॉक के उपचार के लिए द्रव का विकल्प क्या है। नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, डीएनएस, जीएनएस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है रिंगर लैक्टेट। भाई इसके अंदर एक तो क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके अलावा इसके साथ में क्या होता है ना, एक तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इसके अंदर जो है रिंगर लैक्टेट होता है, रिंगर लैक्टेट। इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जो रिंगर लैक्टेट होता है कई बार एनर्जी के काम में आता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। अच्छा, मैं नॉर्मल सलाइन के बारे में और जो है मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल सलाइन के बारे में। यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ईयर इरीगेशन के लिए हम जो है नॉर्मल सलाइन का ही इस्तेमाल करते हैं ईयर इरीगेशन के लिए। ठीक है, चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रक्ताधान के से माध्यम से फैलता है। कहने का मतलब किसी को एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से कौन सा इन्फेक्शन फैलता है। वायरल हेपेटाइटिस सी और बी, मलेरिया, साइटोमेगाली वायरस, ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा और रहेगा डी। देखो ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ब्लड रिलेटेड ट्रांसमिशंस होते हैं। यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति का, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसका खून किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया, यदि इसको मलेरिया हो रहा तो इसको, यदि मलेरिया हो रहा है इसके चढ़ा दिया तो इसको भी मलेरिया हो जाएगा, इसको भी मलेरिया हो जाएगा और इसको भी मलेरिया हो जाएगा। भाई इसको तो था ही पहले, इसको भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वायरल हेपेटाइटिस भी है, मलेरिया भी है और साइटोमेगाली वायरस, तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर होगा ऑल ऑफ अबोव। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूटेराइन इंटीरिया इज डिसऑर्डर ऑफ यूट्रस, डिसऑर्डर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस, एब्सेंस ऑफ यूट्रस। तो भाई यूटेराइन इंटीरिया, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डिसऑर्डर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो है किसी को पेन ही नहीं होता है, यानी कि उसको दर्द ही महसूस नहीं होता है, और उसको कभी कभी रुक रुक के दर्द हो जाता है, कभी दर्द ही नहीं होता है। तो ये एक तरह से क्या डिसऑर्डर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, कौन, यूटेराइन इंटीरिया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, यानी कि इनमें से एक जो है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है। आशा, जननी सुरक्षा योजना, अंडर 5 क्लिनिक और RCH प्रोग्राम। तो कौन सा इसके अंदर घटक नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है अपना वो अंडर 5 क्लिनिक। ठीक है, ये सब है इसके घटक है, जननी सुरक्षा और RCH भी इसका घटक है, बाकी अंडर 5 क्लिनिक नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन। बात करें यहाँ पर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोकोलाइटिक ड्रग्स सच ड्रग विच, है ना। टोकोलाइटिक दवाएं ऐसी है जो इंक्रीज GI मोटेबिलिटी, इंक्रीज यूट्राइन मोटेबिलिटी, रिड्यूज द यूट्राइन मोटिलिटी और रिड्यूज द GI मोटिलिटी। भाई देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पर अगर बात करें टोकोलाइटिक यानी कि जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर है वो है अपना क्या रहेगा, यहाँ पर रिड्यूज यूटेराइन मोटिलिटी। ठीक है, टोकोलाइट ड्रग जो होती है ये क्या करती है, यूट्रस के अंदर जो संकुचन होता है ना उनको कम कर देती है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो डिलीवरी तो 9 महीने पे होने वाली है, लेकिन क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन पहले ही स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो जो हम ड्रग देंगे वो होगा टोकोलाइटिक, यानी कुछ समय के लिए हम उसको होल्ड कर सकते हैं टोकोलाइटिक ड्रग से। टोकोलाइटिक ड्रग का उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया भी था, टर्ब्यूटालिन है, ब्यूटालिन, ठीक है, टर्ब्यूटालिन है ना। तो ये सब क्या है कि टोकोलाइटिक ड्रग है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे टर्ब्यूटालिन जो होता है ये वैसे अस्थमा के अंदर भी देते हैं, लेकिन ये जो है यूट्राइन के मसल्स को भी ये रिलैक्स करता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। बात करते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट वुड नॉट बी अप्लाइड एट द प्लेस वेयर विच द वैक्सीन इज गिवन टू बी इंजेक्टेड बिकॉज। ठीक है, स्पिरिट को उस स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर टीका लगाया जाना है, क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, स्पिरिट को क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर इट मे कॉज हार्मफुल रिएक्शन, यह हार्मफुल रिएक्शन कारण बनता है।
इट में प्रोड्यूस नेक्रोसिस, इससे नेक्रोसिस हो सकता है। इट में डैमेज द लाइव ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन द वैक्सीन, यानी कि जो वैक्सीन के अंदर लाइव जो है जीवाणु उनको ये डैमेज कर देता है। इट इज़ ए प्रैक्टिस विदाउट द हैविंग एनी स्पेसिफिक रीजन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इसके पीछे लीजिएगा भाई मेरी बात सुनो। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा कि एक पेशेंट है, ये पेशेंट है बेचारा, किसके आप सुई लगाने जा रहे हैं, इसे क्या लगाने जा रहे हैं आप, सुई। अब आप यहाँ पर जो है एल्कोहल स्प्रिट से आप क्लीन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके पीछे का ये, इट मे बी डैमेज ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन वैक्सीन। यदि मान लो मेरी बात सुनो, हम BCG का टीका लगा रहे हैं अपन, अब BCG में दवा कितनी आती है, 0.05 ml आती है, और हमने उसको लगा दिया, यदि उसके अंदर कोई रिएक्शन है तो हमें क्या है, इसको जो है लगाना नहीं है मतलब। और यह यदि जो BCG होता है ये क्या होता है, लाइव होता है, तो ये क्या होता है, इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मोस्ट हीट सेंसिटिव टू इफेक्ट ऑफ द हार्ट, यानी कौन सा विटामिन है जो मोस्ट सेंसिटिव है इफेक्ट ऑफ जो है हीट, हार्ट नहीं है, हीट है, हीट का है यहाँ पर। तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हार्ट नहीं है, ये हीट है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्मी पाकर बहुत ज़्यादा यानी कि उड़ जाता है, यानी कि एक तरह से ख़राब हो जाता है गर्मी पाकर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पर सही आंसर है वो है बी वाला। भाई आपको जो भी हीट से ख़राब होंगे वो कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है विटामिन सी, ध्यान रखना विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट ऑफ एन इन्फेंट, एक शिशु की प्रति मिनट नाड़ी की सामान्य दर क्या होती है। एक शिशु की जो है बात करें किसकी, इन्फेंट की, यानी कि A1 ईयर से बिलो वाले, 1 ईयर से बिलो वालों की। तो बात करते हैं अपन यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा कौन सा होगा आपके लिए, आपके अनुसार। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा सी वाला। कौन सा होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा सी वाला, 120 से लेकर 160 प्रति मिनट, हाँ ना, ये होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। अब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, तो देख लेते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो कल मिलेगी, तो डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, HTMK अकेडमी, बहुत अच्छी शानदार एप्लीकेशन है, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।